ओके गाइस, चलो वेरी गुड इवनिंग एंड लेट अस क्विकली स्टार्ट विथ जीएसटी। सो हमने कल सप्लाई क्या होता है ये देखा था। सप्लाई वो इवेंट है जिस इवेंट के होने पे जीएसटी लगता है। दैट मींस सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट फॉर जीएसटी। ये वो इवेंट है जो जीएसटी को लेके आता है, जीएसटी को ट्रिगर करता है सप्लाई। ठीक है, सप्लाई के बारे में डिटेल में आके देखेंगे, इसलिए मैंने अभी डिटेल में नहीं गया हूं। एग्जांपल्स डिटेल में वो सभी वर्ड्स क्या होते हैं हम देखेंगे, बट बेसिक आपको आइडिया है कि यार सप्लाई हम किसे बोलते हैं। राइट नाउ कमिंग टू अनदर बेसिक पॉइंट विच इज टाइप्स ऑफ सप्लाई। एक्चुअल में जो सप्लाई होता है ना, ये सप्लाई अगर टैक्सेबल होता है तो ही जीएसटी लगेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जो सप्लाई है मतलब लीज, लाइसेंस, बार्टर, डिस्पोजल, एक्सचेंज, सर्विस एक्सेट्रा जो भी था, ये सभी के ऊपर जीएसटी तब लगेगा जब ये सभी टैक्सेबल रहेंगे। मतलब आपका जो सप्लाई है, ये सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? टैक्सेबल सप्लाई। मतलब उस सप्लाई के ऊपर मैं टैक्स लगा सकता हूं, उस लायक रहना चाहिए। नाउ व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई? व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई? टैक्सेबल सप्लाई जो है, ये वो सप्लाई है जो इन चारों के अलावा, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ना आपको, नील रेटेड, जीरो रेटेड, नॉन जीएसटी, एग्जेम्प्टेड, इन चारों के अलावा जो है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई। इन शॉर्ट व्हाट डज इट मीन? दैट टाइप्स ऑफ सप्लाई आर 5 एंड नॉट 4 एज अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन। पहला तो है नील रेटेड, दूसरा है जीरो रेटेड, तीसरा है नॉन जीएसटी, चौथा है एग्जेम्प्टेड। इन चारों के अलावा जो होगा वो है टैक्सेबल सप्लाई। मतलब अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज द टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई इज दैट सप्लाई व्हिच इज नॉट नील रेटेड, व्हिच इज नॉट जीरो रेटेड, व्हिच इज नॉट एग्जेम्प्टेड, व्हिच इज नॉट नॉन जीएसटी, दैट सप्लाई इज कॉल्ड एज टैक्सेबल सप्लाई। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। राइट, समझ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ या ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि एक ही जन को समझ रहा है सिर्फ, बाकी लोग? ये वर्ड सुने हैं क्या? MIDC। जो लोग महाराष्ट्र में, पूना में रहते हो खास करके, या महाराष्ट्र में रहते हो जो लोग, SEZ पार्क्स, सुने हैं क्या ये वर्ड्स? यस? कोई बता सकता है MIDC एरिया मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय MIDC? यस, एनीवन? एनीवन? कोई भी आइडिया नहीं है MIDC क्या होता है? इंडस्ट्रियल एरिया मतलब क्या, ये तो बताओ। इंडस्ट्री वर्ड से ही ये इंडस्ट्रियल एरिया बना है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंडस्ट्री? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंडस्ट्रियल एरिया? यस, एनीवन? बोलो। नंदिनी सेज MIDC का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, बट नंदिनी ये क्या है, मतलब क्या होता है MIDC में? ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मतलब ये लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली? व्हाट डू दे डू? यस, एनीवन एल्स? अजिंक्य, अनिशा, आरजू, श्रुति, बोलो। किसी को कोई आइडिया नहीं है सीरियसली? चलो ध्यान दो, MIDC एरिया मतलब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसी तरह से बाकी स्टेट्स के अंदर में उनके स्टेट्स के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एरियाज होते हैं। राइट, इंडस्ट्रियल एरिया मतलब क्या है? आपके पूरे सिटी के जितने भी मेजर इंडस्ट्रीज है, ये सभी उसी इंडस्ट्री में होती है। जैसे अगर मैं पुणे की बात करूं, सो वी हैव पुणे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एरिया। राम टेकड़ी करके एक जगह है, हड़पसर करके एक जगह है, चाकन करके एक जगह है। चाकन MIDC सुना होगा आप में से काफी लोगों ने। राइट, तो ये जो MIDC एरियाज होती है ना, ये MIDC एरियाज में बहुत ज्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी में लोग रहते हैं जो इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। इंडिया के लोग, पुणे के लोग, बाहर के लोग, और वहां पे उनको सभी फैसिलिटीज दी जाती है। देखो, पोल्यूशन का लफड़ा नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां लोग रहने नहीं जाएंगे, तो जब पोल्यूशन, लोग ही नहीं रहेंगे वहां पे, तो जो पोल्यूशन होगा ये अफेक्ट किसको करेगा? तो पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है कोई भी टाइप का, आवाजों का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाता है वहां पे,
राइट, दीज आर एमआईडीसी एरियाज। मतलब इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए स्पेसिफिक एरियाज बनाई गई है, एज सिंपल एज दैट, राइट। नाउ देयर आर सम आईटी पार्क्स, देयर आर सम सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स, एसटीपी या एसएचटीपी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टर्म्स है। क्या होता है यहां पे, जैसे हिंजेवाड़ी पता होगा आप लोगों को, व्हाट इज दैट हिंजेवाड़ी? सभी आईटी कंपनीज है, विप्रो है, इन्फोसिस है, जो लोग पुणे के बाहर है, पुणे में एक जगह है जहां पे सभी आईटी कंपनीज है, हब है, आईटी हब। वो ऐसे बैंगलोर में भी एरियाज है, दूसरे स्टेट्स में भी हो गए, शायद दूसरे कंट्रीज में भी हो गए, राइट। तो वो एरियाज जो होते हैं, ये सॉफ्टवेयर पार्क्स, आईटी पार्क्स ऐसे बनाए जाते हैं। इन सम सिमिलर मैनर वी हैव SEZs। व्हाट इज द फुल फॉर्म? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस करने के लिए आपने सीए फाउंडेशन बीसी के सब्जेक्ट में शायद पढ़ा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चैप्टर नंबर 1 में ही है, राइट। व्हेन आई से इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन समथिंग रिलेटिंग टू द बिजनेस। तो ये ऐसे जोन बनाए जाते हैं, ऐसे सेक्शन बनाए जाते हैं, ऐसे एरियाज बनाए जाते हैं जहां लोगों को बिजनेस करना आसान होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, सेलिंग हो, ट्रेडिंग हो, जो भी चीज हो यार, बट आसान होना चाहिए। स्पेशल उन लोगों के लिए ही, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ही इन जोन्स को बनाया गया है। व्हेन आई यूज द वर्ड स्पेशल, गवर्नमेंट ने SEZ एक्ट के तहत ये जोन्स को बनाया है, डिक्लेयर किया है SEZs, और कहा है कि आपके जोन में आपको हम खाने पीने की फैसिलिटी देंगे, आपके वर्कर्स की सेफ्टी की फैसिलिटी देंगे, लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटी देंगे, आना जाना सब मैनेज करना, ये सभी चीजें हम मेक श्योर करेंगे अच्छे से हो रही है। आपको बैंक चाहिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, लोन चाहिए, आजू बाजू में सब सेटअप करके देंगे। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग से देंगे, आपके यहां लाइट कभी बंद नहीं होंगी। आपको जो फैसिलिटी चाहिए आप बोलो, हम आपको देंगे। बट आपने मेक श्योर करना है कि उस एरिया को आप बिजनेस के लिए यूज करो और आप वहां से ज्यादा बिजनेस करो। हम चाहते हैं आप ज्यादा बिजनेस करो ताकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो, इसके लिए SEZ बना दिया। अब समझना बात को, लोगों ने कहा, जो SEZ में काम करने लगे, जो बिजनेस लगाने लगे उसमें, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया यहां पे SEZ में, उन्होंने कहा गवर्नमेंट को कि देख सब चीज बराबर है, बट ना जो सबसे ज्यादा दिल पे चीज लगती है ना, वो है टैक्स। टैक्स का कुछ करो यार तुम, ये ना टैक्स के चक्कर में हमको बिजनेस करना नहीं जमता यार। गवर्नमेंट बोले काम करता है जीएसटी के लिए, खास करके ये पहले भी था वैट एक्साइज वगैरह में, अब जीएसटी में ऐसा बोला है कि जीएसटी में खास करके हम जीएसटी के लिए SEZ को इंडिया से बाहर समझेंगे। समझ रहे हो बात को? मतलब ये SEZ जो है, दीज विल बी कंसीडर्ड एज प्लेसेस आउटसाइड इंडिया। तो सर इससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बताता हूं। SEZ अगर पुणे में है, मुझे दिख रहा है मेरे घर के बाजू में SEZ है, मैं जा सकता हूं, खुद पैदल चल के जा सकता हूं वहां पे, बट फिर भी उसको अज्यूम किया जाएगा कि ये इंडिया के बाहर है। अज्यूम किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, उसको ऐसा समझा जाएगा कि भाई SEZ इंडिया के बाहर की जगह, इंडिया की जगह नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया जो है, इंडिया जो कंट्री है, ये टैक्सेबल टेरिटरी अगर हम बोलते हैं कि इंडिया एक कंट्री है, इंडिया एक टेरिटरी है, इंडिया एक जगह है जिसके ऊपर ही सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार है। इंडिया की गवर्नमेंट कल जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बिजनेसमैन के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। इंडिया की गवर्नमेंट सिर्फ इंडिया के जुरिस्डिक्शन में, इंडिया के टैक्सेबल टेरिटरी में ही टैक्स लगा सकती है, या अपने रूल्स लगा सकती है, जो भी, बाहर जाके नहीं लगा सकती किसी को। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? राइट। देखो ना, अपने पेरेंट्स अपने को कुछ हक से बोल सकते हैं कि नहीं यार बेटा तू ये गलत कर रहा है, तूने ये ऐसा करना चाहिए। वो दूसरों के बच्चों को जाके नहीं बोल सकते, कोई हक नहीं है उनका। सिंपल सी बात। हमने क्या कर दिया, हमने खुद ने लॉ बना दिया कि यार ये अपनी चीज है ही नहीं, हमने इसको ध्यान ही नहीं देना, इंडिया के बाहर निकाल दिया। तो इंडिया का इस चीज के ऊपर कोई अधिकार ही नहीं रहेगा। अधिकार है वैसा, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग, एक्चुअल में तो नहीं है ना बाहर इंडिया के, यू आर कंसिडरिंग फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेस, राइट। नाउ हाउ विल इट इफेक्ट? मैं चाहता हूं आप में से मुझे एक दो स्टूडेंट्स ये बताए कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? यस। अब अगर ये नहीं बोलोगे ना तो मैं सेशन बंद कर दूंगा। मतलब तुम तो क्या फाउंडेशन पढ़ के ही नहीं आए, वैसे ही पास हो गए हो। ये तो 11th 12th 8 9 10th की चीज, इकोनॉमिक्स में था इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बोलो, टाइप मत करते बैठो, चाहिए तो अनम्यूट करो और बात करो। बताओ सर, हाँ ये इसको इंपोर्ट बोलते हैं, इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं।
यस गाइस बताओ। यस आरजू। इम्पोर्ट का मतलब from another country to our country ओके and export मतलब send to the other country. क्या अर्जुन ने सही कहा है? बाकी लोग अब सब बोलेंगे हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सही बोला है, बराबर ना, काम बच गया अपना, राइट। ध्यान दो, आप और कोई कंट्री से, यूएसए से कुछ इंडिया में लेके आ रहे हो और इंडिया में बेच रहे हो, तो आपने यूएसए से इंपोर्ट किया। अब कोई चीज का प्रोडक्शन आपके पास बहुत ज्यादा है, तो आपने इंडिया में उसको बनाया और आपने उसको से ऑस्ट्रेलिया में बेच दिया, ऑस्ट्रेलिया में जाके बेचा या ऑस्ट्रेलिया में किसी को बेचा, एक्सपोर्ट। बाहर की चीज यहां लेके आना, इंपोर्ट करना, यहां की चीज बाहर बेचना, एक्सपोर्ट करना। इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जीएसटी तो लगता है, बट उसके साथ कस्टम्स टैक्स भी लगता है, या कस्टम्स ड्यूटी भी लगता है, ठीक है। कस्टम्स पहले भी था, कस्टम्स आज भी है। आप अगर कहीं एयरपोर्ट वगैरह पे गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां कस्टम्स एरिया होता है, कस्टम्स डेपो होता है। मैं डिटेल में कस्टम्स को समझाऊंगा आगे, राइट। बट पहले समझना, अभी के लिए जितनी चीज इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान दो। कस्टम्स जो होता है ना, ये कस्टम्स लगता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन पे, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो कस्टम्स पे जाने से पहले, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड टैक्स? हम बोलते हैं ना कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। टैक्स और ड्यूटी में डिफरेंस क्या है? यस The बोलो। tax is a contribution which we have to pay to the government, हम्म, whereas duty is a fee payable to the government for export and import. तो एक ही बात है ना, तो एक्साइज को ड्यूटी क्यों बोलते हैं? एक्साइज में थोड़ी ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। एक्साइज में थोड़ी ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। Charge individuals पे हो गया, services पे हो गया, but हम्म, duty is only ओके ओके, एनीवन एल्स? अब देखो ना, हम लोग ड्यूटी कहां यूज करते हैं? एक्साइज के लिए यूज करते हैं। एक्साइज क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्विस तो नहीं है। हम कस्टम्स ड्यूटी यूज करते हैं, राइट। कस्टम्स ड्यूटी जब हम बोलते हैं, अगेन वी आर रेफरिंग टू गुड्स दैट वी आर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग समथिंग रिलेटिंग टू गुड्स, गुड्स के ऊपर मैं जब फोकस करता हूं, हम ड्यूटी वर्ड यूज करते हैं। मीनिंग उसकी टैक्स ही है, मीनिंग उसकी टैक्स ही है, राइट। तो यू कैन से कस्टम्स टैक्स और यू कैन से कस्टम्स ड्यूटी, बट यू कैन नॉट से सर्विस ड्यूटी। सर्विस के लिए टैक्स ही होगा हमेशा, गुड्स के लिए आप ड्यूटी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। जनरल नॉलेज था, नहीं सुनना चाहते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा सुन लिया तो भी कोई बात नहीं है। अब ध्यान देना, कंटेंट पे आता हूं। कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। इंपोर्ट किया, कस्टम्स ड्यूटी लगा। एक्सपोर्ट किया, कस्टम्स ड्यूटी लगा, राइट। एक्सपोर्ट करने पे कस्टम्स ड्यूटी को 0% कर दिया गया है। मतलब अगर मैं कुछ इंपोर्ट करता हूं इंडिया में, तो आई विल हैव टू पे कस्टम्स ड्यूटी, आई विल हैव टू पे जीएसटी। बट व्हेन आई एम एक्सपोर्टिंग समथिंग टू सम अदर कंट्री आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर बेच रहा हूं कहीं पे, उस केस में मुझे कस्टम्स टैक्स 0 भरना पड़ता है, मुझे जीएसटी 0% पे भरना पड़ता है। सर ऐसा क्यों? आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट करके कंसेप्ट पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो, राइट। अगर पैसे देके पास हो तो अलग बात है, बट चलो अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पता होगा। नहीं पता है तो आज का होमवर्क रहेगा, वो आपने पढ़ना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या? बेसिकली मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंटरप्रिटेशन जो यहां एप्लीकेबल है वो समझा रहा हूं। इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, इंडिया इंपोर्ट भी करता है। मुझे बताओ, क्या इंडिया गवर्नमेंट अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है? यस, वाई या एन डाल दो चैट बॉक्स में, रखता है। हर कंट्री अलग अलग कंट्री के करेंसीज अपने पास रखता है रिजर्व में, ऐसे इंडिया भी रखता है। यूएस डॉलर रखता होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखता होगा, राइट। तो अलग अलग कंट्रीज की करेंसी इंडिया भी रिजर्व में रखता है। क्यों? कल जाके मुझे अगर यूएस जाना है घूमने के लिए, तो मुझे वहां तो यूएस डॉलर्स में एक्सपेंड करना पड़ेगा। मेरे पास तो रुपया है इंडिया का, तो मैं वो रुपीस दूंगा और यूएस डॉलर ले लूंगा और वहां जाके खर्चा करूंगा, वॉट एवर एक्सचेंज रेट इज देयर। नाउ प्लीज टेल मी वन थिंग गाइस, मुझे एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि इंडिया के पास जो रिजर्व्स है फॉरेन एक्सचेंज के, उसमें यूएस डॉलर्स खत्म हो गए? पॉसिबल है? खत्म हो गए, बचे ही नहीं, उसमें पैसा ही नहीं है। आप जा रहे हो, बोल रहे हो मुझे यूएस जाना है घूमने के लिए, अच्छा मुझे शिफ्ट होना है परमानेंट वहां पे, मेरे पास 10 लाख रुपए है, इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके दो। गवर्नमेंट बोलेगा नहीं है भाई पैसा, यूएस डॉलर नहीं है, तो कैंसिल कर देते ट्रिप। पॉसिबल है? हाँ या ना? ये पॉसिबल है पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? कोई भी चीज
खत्म हो सकती है। एनी रिसोर्स कैन मतलब कैन गेट एक्सटिंक्ट, ये भी खत्म हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। खत्म हो सकता है, ये सिचुएशन कोई भी कंट्री पे आ सकती है। और अगर ये कंट्री पे सिचुएशन आएंगी तो कंट्री को क्या करना पड़ेगा, दूसरे कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज बोरो करना पड़ेगा। अब ये नौबत नहीं आनी चाहिए, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को उस तरीके से बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं कि जितना इंपोर्ट हो रहा है उतना एक्सपोर्ट भी होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो कोई चीज तो आपको कौन से अमाउंट, कौन से करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, यूएस डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक फोन खरीदा, आप कौन से करेंसी में पेमेंट करोगे, इंडियन रुपया दोगे उसको, नहीं, उसको आप यूएस डॉलर दोगे। तो मुझे बताओ ये यूएस डॉलर आएगा कहां से, आपके पास तो रुपीज है ना। आपकी गवर्नमेंट, आपके गवर्नमेंट की जो आपके कंट्री की जो आरबीआई सेंट्रल बैंक होगी, जैसे आरबीआई इंडिया में, वो रिस्पॉन्सिबल है आपको पैसा एक्सचेंज करके देने की, कि भाई कितना देखो 1 लाख रुपए के हिसाब से तो डॉलर में पेमेंट करना है ना, 1 लाख रुपया दे, डॉलर ले, मैं मेरा कमीशन लेता, देखो मैं सर्विस देता हूं, वहां जा डॉलर में पेमेंट करके। मतलब गवर्नमेंट के पास डॉलर होना जरूरी है। अगर डॉलर वहां रहेगा ही नहीं तो तुम्हारा रुपया जो तुम्हारे पास उसका कुछ यूज नहीं है, बिकॉज पेमेंट तो डॉलर में ही करना है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग टू सम अदर कंट्री, टू सम अदर पर्सन इन सम अदर कंट्री, यहां क्या हो रहा है, सामने वाला इंसान आपको किस में पेमेंट करेगा, फॉरेन करेंसी में, बट आपको तो पैसा अल्टीमेटली रुपीज में चाहिए ना, सो दैट यू कैन एक्सपेंड इन इंडिया। आप वापस गवर्नमेंट के पास जाओगे, बोलोगे ये डॉलर ले, मेरे को रुपीज दे, गवर्नमेंट बोलेगा हाँ रुपया बहुत पड़ा है, डॉलर मत मांगो, रुपया बहुत है। तो अगर एक्सपोर्ट होते जाएगा तो डॉलर आएगा और वो डॉलर इंपोर्ट के लिए यूज होगा, समझ रहे हो बात को। ये बैलेंस मेंटेन करना है। अगर बहुत इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या दिक्कत आएंगी बताओ मुझे, डॉलर बचेगा ही नहीं, हम कहां से पेमेंट करेंगे, फिर डॉलर का रेट ऐसा बढ़ते जाएगा, रुपीस का रेट कम होते जाएगा, डॉलर अवेलेबल होंगे ही नहीं, उसके लिए हमें लोन लेना पड़ेगा, हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेंट्रल बैंक को बोलना पड़ेगा भाई पैसा दो, हमको चाहिए डॉलर पेमेंट करने के लिए। ये सभी चीजें ना हो, इसलिए हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोनों चीजें प्रॉपर मेंटेन करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब इंडिया में बहुत पहले से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ करता था, व्हाटएवर, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस फॉर इट, बट अल्टीमेट ट्रुथ इज एक्सपोर्ट कम होता था। तो एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स निकाल देते हैं। टैक्स तो है, हम लगाएंगे वापस, बट फॉर द टाइमिंग हम उसको 0 कर देते हैं। एक्सपोर्ट पे रेट ऑफ टैक्स इज 0%। अब परसेंटेज है बट आज उसको 0 माना जाता है, कंसिडर्ड एज 0 व्हेन यू ट्राई टू एक्सपोर्ट। गेटिंग द पॉइंट, राइट। सबसे मेजर रीजन है, इंडिया में इंसान या कंपनी डरती थी इंडिया के बाहर चीज बेचने के लिए। समझो ऑस्ट्रेलिया से आपको ऑर्डर आया, यूएसए से आपको ऑर्डर आया, इंग्लैंड से आपको ऑर्डर आया कि हमें इतनी इतनी चीजें बना के बेचो, 10 लाख रुपए का कंसाइनमेंट है, सपोज 10 लाख रुपए का एडवांस दे दिया, समझो 2 लाख रुपए एडवांस आ गया, बचा हुआ जो पैसा है 8 लाख रुपए ये दिया ही नहीं सामने वाले कंपनी ने, जो ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, यूएस में है। आप क्या करोगे, क्या आपके पास कोई अधिकार है उनको जाके पकड़ने का, पुलिस कंप्लेंट करने का? आप जाओगे आपके बगल वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना है, उसके पास जुरिस्डिक्शन है, उसके पास राइट है उस कंट्री में जाके उस बंदे को पकड़ के लाने का? नहीं। इंडिया में होता तो बात अलग थी, इंडिया के बाहर है तो बात अलग है। तो सिक्योरिटी कहां है कि सामने वाला मुझे पैसा देगा या नहीं देगा, तो लोग एक्सपोर्ट नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कहा टैक्स 0 करेंगे भाई, एक्सपोर्ट करो, बनाओ और इंडिया के बाहर बेचो, सो दैट पैसा आएगा इंडिया में। पैसा आया तो वही डॉलर हम इंपोर्ट के लिए यूज करेंगे जहां जहां हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और ऐसे कर करके इंडिया की पोजीशन बढ़ेगी मार्केट में। दैट इज द होल एंड सोल मोटिव। तो एक्सपोर्ट्स को 0% पे आज के डेट पे कर दिया जाता है। आप इंपोर्ट करोगे टैक्स लगेगा, एक्सपोर्ट करोगे टैक्स नहीं लगेगा। मैंने काफी डिटेल में आपको समझाया है, आपको कुछ लिखना होगा लिख लेना, बट उसके पहले वेट, मुझे बात करनी है 0 रेटेड गुड्स की। 0 रेटेड, आपको एक शिप दिख रही है, यहां से इस मटेरियल को लोड किया जा रहा है शिप पे। हमने जस्ट देखा कि यार एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट पे देयर इज नो टैक्स। हमने ये भी देखा कि SEZ जो है, दीज आर कंसिडर्ड टू बी आउटसाइड इंडिया, टू बी प्लेसेस आउटसाइड इंडिया, राइट। अगर मैं बोलता हूं दीज आर कंसिडर्ड टू बी प्लेसेस आउटसाइड इंडिया, तो जो प्लेस आउटसाइड इंडिया है अगर आप यहां ट्रांजेक्शन करोगे तो क्या इसको भी मैं एक्सपोर्ट बोलूंगा? और अगर एक्सपोर्ट पे टैक्स है ही नहीं तो क्या ये SEZ के इस पे भी टैक्स नहीं रहेगी? मतलब आप इंडिया में बैठे बैठे, आप इंडिया में अगर बैठे हो, ये सपोज ये इंडिया है, ठीक है,
आप इंडिया में बैठे हो, आपको एक्सपोर्ट करना है टू यूएस, यूके, रशिया या जो भी, और अगर आपको एसईजेड में सप्लाई करना जो इंडिया में ही है, इंडिया में ही है, बट वी आर कंसिडरिंग इट आउटसाइड इंडिया, तो हमारे लिए तो ये भी एक्सपोर्ट हो गया, तो इसके ऊपर देर इज नो टैक्स, 0%, 0%। अब सपोज मैंने यहां से मोबाइल फोन बेचना चाहा, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन के ऊपर रेट ऑफ टैक्स है सपोज 18%, शायद 18% थी, बट चलो सपोज एग्जांपल 18% इज द रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, 18% इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन मोबाइल फोन। मोबाइल फोन अगर आपको इंडिया से बाहर बेचना है, कहीं भी बेचना है, तो मोबाइल फोन के ऊपर 18% जीएसटी भरना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 18% का मैं 0% कर देता हूं, इसका क्या तरीका है? पहला तरीका यह है कि यार मोबाइल के ऊपर का टैक्स का रेट ही 0% कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मोबाइल के ऊपर का रेट जो 18% है, इसको मैंने अगर 0% कर दिया, तो इंडिया में जो मोबाइल फोन बेचेगा एक दूसरे को, आप जो मोबाइल फोन खरीदते हो उसके ऊपर भी रेट ऑफ टैक्स 0% हो जाएगा, तो गवर्नमेंट पैसा कहां से कमाएगा? मतलब गवर्नमेंट का ही नुकसान हो गया। तो मैं रेट ऑफ टैक्स तो चेंज नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट ने कहा यार अपन एक काम करते हैं, अपन ना एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए और एससीजेड को सप्लाई करने के पर्पस के लिए हम एक नया कंसेप्ट लाते हैं, जिसको हम नाम देंगे जीरो रेटेड सप्लाई। क्या बोलो बेटा? जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई जो है ये एक ऐसी चीज है, जीरो रेटेड सप्लाई, जो आपके गुड्स का रेट वैसा ही रखेंगी, बट सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसको जीरो करेंगी। मतलब टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे हम मोबाइल फोन की बात कर रहे थे, तो मोबाइल फोन इज टैक्स्ड एट द रेट ऑफ से 18% जीएसटी। नाउ आप इसको पुणे से मुंबई सेल करो, कितना परसेंट लगेगा? 18% लगेगा। आप इसको पुणे से जम्मू एंड कश्मीर सेल करो, कितना परसेंट लगेगा? 18% लगेगा। आप इसको पूना से पूना के अंदर ही सेल करो, कितना परसेंट टैक्स लगेगा भाई? 18% लगेगा। अब मैं थोड़ा सा चेंज ला रहा हूं, आप इस चीज को पुणे से कोई एसईजेड में सेल करो, एसईजेड आर कंसिडर्ड टू बी यूनिट्स आउटसाइड इंडिया, मतलब एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं है, जीरो रेटेड कर दिया है, 0%। मोबाइल फोन वही है, उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स भी 18% ही है, बट आपके इस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए उसको खास 0% किया गया है। आप पुणे से इसको यूएस से बेचना चाहो बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, 0%। मतलब इंडिया में टैक्स है, बट वही चीज पे इंडिया के बाहर टैक्स नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने मोबाइल फोन का रेट ही 0% कर दिया होता, तो ये जहां टैक्स लग रहा है, या गवर्नमेंट का नुकसान हो गया होता, गवर्नमेंट रो रहा होता, गवर्नमेंट का नुकसान हो गया था ना वहां पे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने टैक्स भी लेना है, बट ये एनकरेज भी करना है, तो एनकरेज करेंगे तो टैक्स नहीं लगाएंगे, एनकरेज जहां नहीं करना है, जहां नॉर्मल सेल करना है, वहां टैक्स भी लगाएंगे, अपन नाराज नहीं होंगे। तो दोनों काम कर लिए, एक तीर से दो निशाने, समझ रहे हो? रेट भी 18% रखा और कुछ चीजों के लिए रेट को 0% भी कर दिया। इनको अपन बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। मैं चाहता हूं आप ये स्लाइड को लिख लो, क्योंकि ये बुक में नहीं है, इसको लिख लो, कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लो। पहले तो मुझे यस और नो में बताओ, समझा क्या सभी को जो मैंने समझाया? जीरो रेटेड सप्लाई सभी को समझा क्या? ईच एंड एवरी स्टूडेंट। टैक्स है, बट एसईजेड के लिए और एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए टैक्स जीरो माना जाएगा, माना जाएगा, अज्यूम किया जाएगा जीरो। एक्चुअल में टैक्स है। कल नींद में से उठ के गवर्नमेंट बोल सकता है हम आज से टैक्स लगाना चालू करेंगे, पॉसिबल। जब गवर्नमेंट को लगेगा मेरे पास इतने डॉलर के रिजर्व है जो 10 साल चलेंगे, लगाओ टैक्स पर। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। महक, दिस इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, दिस इज देयर इन आवर नोट्स ऑल्सो, जो मैं आपको देने वाला हूं, बट इसमें इतना अच्छे से समरी बनाया हुआ नहीं है, तो आप अगर ये समरी लिख लोगे ना, आपको रिकॉल करने में इजी जाएगा।
डन। जिनका हो गया है स्क्रॉल करता हूँ, नीचे भी चीज है। डन। व्हाट्सएप चेक नहीं करना है, लिखना है जो बताया है।